तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम उसका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.7 करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बोले। करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 to 0 एम्पियर इन 0.1 सेकंड। बोले एक सर्किट है जिसमें करंट 5 से 0 एम्पियर हो जाती है 0.1 सेकंड में। तो करंट को ऐसा समझ लो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, आई इनिशियल बराबर 5 एम्पियर, ऐसे लिख दो कि उसका इनिशियल वैल्यू जो है करंट का 5 एम्पियर है। बाद में करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। और टाइम की बात करेंगे, टाइम बराबर आप लिख दो 0.1 सेकंड। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक, एवरेज ईएमएफ भी दे रखा है, ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट। अब अगर गिव द एस्टिमेट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो इसका मतलब क्या, देखो ये एल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप पहले ईएमएफ का फॉर्मूला लगाओ सीधा सीधा। एल की वैल्यू तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। आप ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा। तो ईएमएफ फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, डी फाई बाई डी टी, यही तो बोलता है। अब फाइव भी नहीं है, क्या होता है, फाइव भी होता है, यानी कि ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। क्योंकि फ्लक्स भी दो टाइप के होते हैं ना हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, एक मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। और इन दोनों फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। सीधी सी बात है, इसी को बोलते हैं हम फ्लक्स। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इस फाइव की वैल्यू यहाँ पे जरा रखते हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो फाइव इक्वल टू एल आई करके हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। हमने एक्चुअली फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ा था जब हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, N1 इक्वल टू एल आई वन, इस तरीके से पढ़ा होगा, देखो है ना, इस तरीके का फॉर्मूला तो ये था ना एक्चुअल में, N1 बराबर एल आई वन। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना सर्किट में, वो बताए नहीं रखे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, एक होंगे, सीधी सी बात है। और वो ये फाइव रख दिया, इसलिए हमने N1 की जगह 1 रख के, तो एल आई इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो फाइव बराबर जो होता है ना, वो एल आई भी होता है। आपको इस चीज़ का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा। तो ई तो ऐसे ही रहेगा, डी वाई डी टी, ठीक। और फाइव की जगह रख दिया हमने एल आई। अब एल तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, कॉन्स्टेंट चीज है भाई, उसको डी वाई डी टी बाहर ले लेंगे, उसको है ना, डी वाई डी टी से बाहर ले लेंगे, तो डी आई वाई डी टी बच जाएगा आपके पास इस तरीके से ई। अब सारी वैल्यू आप यहाँ पे रख भी सकते हैं। तो ई की जगह हमने 200 रखा, एल की वैल्यू ऐसी रख दी। डी आई बाई डी टी क्या बोल रहा है भाई, डी आई का मतलब हो गया चेंज इन करंट। मैंने बोला था आपको डी आई बाई डी टी को ना हम डेल्टा आई बाई डेल्टा टी में लिख सकते हैं। कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे ना, थोड़ा सा ही चेंज है, बस थोड़ा सा अंतर होता है डेल्टा आई बाई डेल्टा टी और डी आई बाई डी टी में। तो डेल्टा आई की वैल्यू अगर आप हमें कैलकुलेट करें, डेल्टा आई का मतलब क्या, चेंज इन करंट। तो करंट में चेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ भाई, 5 से लेकर 0 तक करंट में चेंज हुआ। कितने टाइम में हुआ भाई, 0.1 सेकंड में हुआ। तो हमने कुछ भी नहीं करा, देखो हमने चेंज इन यहाँ पे क्या लगा, चेंज इन करंट करा, 5 से 0 एम्पियर हुआ करंट, कितने टाइम में हुआ, 0.1 सेकंड में। तो सिंपल सी बात हो गई। तो 200 इक्वल टू एल, ये 5 हो गया मल्टीप्लाई में, और ये 10, ये 0.1 का मतलब हो गया 10 टू द पावर -1, और ये जैसे ऊपर की तरफ आएगा तो 10 टू द पावर +1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, ये हो गया 200 इक्वल टू एल, और 5 इंटू 10 हो गया कितना है, 50। 50 उधर डिवाइड में चला जाएगा आपका, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 4। और एल क्या है, सेल्फ इंडक्शन कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो उसका जो आपका यूनिट होता है वो हेनरी होता है, याद रखना है। तो एल इक्वल टू 4 हेनरी आपके पास इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था आपके पास। चेंज इन करंट दे रखा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एवरेज ईएमएफ दे रखा था, बोला था उसका एस्टिमेट करो सेल्फ इंडक्शन का। तो इतना इजी क्वेश्चन था ये, तो इजीली ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का 6.8 क्लास 12 फिजिक्स का। देखो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर चल रहा है। उसमें हम फिर से क्या करते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 6.8 वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ पेयर ऑफ टू एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप कैपिटल एम से दिखाते हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो 1.5 हेनरी इस तरीके से। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकंड। फिर वही बात कर दी उसने, करंट आई इनिशियल 0 है, आई फाइनल कितना है, 20 एम्पियर है, करंट की बात हो गई। और ये जो करंट चेंज हो रहा है ना, करंट चेंज हो रहा है कितने टाइम में, 0.5 सेकंड में। तो हमने उसको वहां पे डेल्टा टी लिया था, अगर आपको याद होगा ना। वैसे हमने टी लिखा, लेकिन हम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन टाइम, टाइम भी तो चेंज होगा भाई। देखो जब करंट चेंज होगी तो टाइम भी तो चेंज होगा, तो डेल्टा टी 0.5 सेकंड, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और आप इन दोनों की मदद से जो आई और आई एफ लिखा मैंने, इसकी मदद से आप डेल्टा आई लिख सकते हैं। डेल्टा आई का मतलब चेंज इन करंट। तो कितना चेंज हो रहा है करंट में, 20 एम्पियर का तो चेंज हुआ। तो डेल्टा आई बराबर आपके पास 20 एम्पियर है, डेल्टा टी आपके पास क्या है, 0.5 सेकंड हो गया। टाइम है तो सेकंड भी लिख दो। मतलब व्हाट इज द चेंज इन द फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। तो आपको चेंज निकालना है फ्लक्स लिंकेज में, यानी कि आपको निकालना है डेल्टा फाई। कहने का मतलब ये हो गया, या फाई निकालना है, डेल्टा फाई निकालना है, चेंज इन फ्लक्स निकालना है, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई की जगह, डेल्टा फाई की जगह फाई बी भी लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे केवल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब ईएमएफ की बात करते हैं। सबसे पहले ईएमएफ का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर से हम याद दिलाते हैं, डी फाई बाई डी टी, और फाई की जगह यहाँ पे बी होता है इस तरीके से, फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब फाई की वैल्यू भी आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, देखो किस तरीके से करना है। अब देखो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला आपको और याद दिलाता हूँ, फाई इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है,
जैसे हमने वहाँ पे एल आई पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पे एम आई भी होगा, फाई इक्वल टू एम आई भी होगा, जैसे वहाँ पे एल आई था यहाँ पे एम आई होगा, सीधी सी बात है। तो ठीक है, मैंने बोला फाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, एम आई रख सकते हैं। जैसे हमने फाई की जगह एल आई रखा ना, यहाँ पे एम आई भी आप रख सकते हैं, क्योंकि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या हो जाएगी बात, फाई की जगह मतलब फाई भी। तो आप रख के देखो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, मतलब ये डी फाई की जगह आपको एम आई रखना है, एम आई। अब देखो एम आई जो भी है आपके पास, देखो एम तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो डी आई बाई डी टी बच जाएगा। कहने का मतलब है सीधा सीधा है ना, क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी। तो अब देखो ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, इन दोनों को देखो यहाँ पे भी ई है यहाँ पे भी ई है, इन दोनों को बराबर रख दो। कहने का मतलब क्या, एम डी आई बाई डी टी आपके पास क्या हो जाएगा, डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी टी यहाँ पे डी टी, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, ऐसे आंसर निकल जाएगा आसानी से। देखो आपको वैसे भी निकालना क्या है, डेल्टा फाई भी निकालना है, यानी कि द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो आपके पास जो डेल्टा फाई बी या फिर डी फाई बी बात एक ही है, आपके पास आ गया एम डी आई। तो ठीक है, एम की वैल्यू रखेंगे, एम की वैल्यू आपके पास देखिए 1.5 हेनरी इंटू डी आई। देखो चेंज इन करंट तो 20 एम्पियर था, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 20 को इससे, तो आपके पास जो आ जाएगा 30। और आपकी फ्लक्स की बात करें ना, चेंज इन फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट वेबर होता है, आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। ऐसे ही आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा, उसका एसआई यूनिट भी वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था आपके पास ई इंटू ए। ठीक है, ई ए कॉस थीटा होता है वैसे एक्चुअल में। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया इंटू कॉस थीटा। ऐसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है ई ए कॉस थीटा। तो अगर आप, मैंने आपको यहाँ पे किसका यूनिट बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स का, और यहाँ पे से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट भी देख लो, आपके काम आ जाएगा। तो ई जो है एरिया है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ पे आया तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी याद रखना, जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ें तो वहाँ उससे रिलेटेड टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे भी आप कभी नजर मार ले। तो ध्यान रखना कि रिलेट कर करके अगर आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको टॉपिक भी आसानी से समझ में आएंगे। और मैंने क्या बोला, फिजिक्स को अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए आपको न्यूमेरिकल बार बार करने होंगे, न्यूमेरिकल को देखना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल करते टाइम जौन सी डेरिवेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा, उस डेरिवेशन पे भी एक नजर मार ले, और हो सके तो उसको लिख के आप क्या कर ले, सॉल्व कर ले, तब जाके आपको ये चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। करते हैं एग्जांपल नंबर 6.9। Obtain the expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field B, area A and length L of the solenoid। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे क्या है, एग्जांपल रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके लिए। तो मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी है हमें, स्टोर्ड इन अ सोलेनोइड, तो भी सोलेनोइड की मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी है। तो इसको देखो, पहले वाले ए वाले का ही हम सॉल्यूशन करते हैं। ए वाले का सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले अगर आपको मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी जो हमने पढ़ी थी, U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर थी। देखो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अगर आपको याद होगी हाफ सी वी स्क्वायर थी। हाफ सी वी स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमने निकाली थी कहीं पे, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी होगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नेटोस्टैटिक्स की। तो इसमें जो मैग्नेट में मैग्नेटिक एनर्जी होती है, या मैग्नेटिक एनर्जी, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी है। तो मैग्नेटिक एनर्जी होती है यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। इस सी को, इस कैपेसिटेंस को हमने इंडक्टेंस से, सेल्फ इंडक्टेंस से रिप्लेस कर दिया, और इस वी को हमने यहाँ पे आई से रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से आपको मैग्नेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। अब आपको क्या करना है, सोलेनोइड के लिए ये एनर्जी निकालनी है। आपको क्या करना है, सोलेनोइड के लिए ये एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ सोलेनोइड में, वो भी देखो बी भी आना चाहिए। तो बी आने के लिए देखो, आप पहले सोलेनोइड की बात करते हैं। फॉर सोलेनोइड, अगर आप सोलेनोइड की बात करेंगे तो सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन इंटू आई। यही तो होता है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के लिए। अब आपको क्या करना है, ये जो आई है ना, जो यहाँ पे आई दे रखा है, इसको कैपिटल आई ले लो। चलो, तो इस आई की वैल्यू यहाँ पे से निकाल दो जरा। तो आई की वैल्यू निकलेगी बी अपॉन म्यू नॉट एन, इस तरीके से निकलेगी आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, म्यू नॉट बी अपॉन म्यू नॉट एन। अब आप क्या क्या करना है आपको, ये जो आपके पास आई की वैल्यू है ना, इसको हम इस वाली इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार के यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। आई की वैल्यू उठा के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। तो हम रख देते हैं सिंपली, तो यू इक्वल टू हाफ एल ऐसी रहेगा, आई की जगह हम रख देंगे बी अपॉन म्यू नॉट एन, और इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमने करना क्या है, देखो अब हम इस एल की वैल्यू रखते हैं। एल देखो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड मैं आपको बता चुका हूँ। इसका एक फॉर्मूला था जो निकल के क्या आया था हमारे पास, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। इस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकल के आया था। जब मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाया होगा, सेल्फ इंडक्टेंस वाला टॉपिक, तो वहां पे ये फॉर्मूला जरूर आया होगा। तो यही फॉर्मूला आपको क्या करना है, एल की जगह यहाँ पे पुट कर देना है। तो एल की जगह आप लिखेंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो एल की जगह भी, एल की वैल्यू भी यहाँ पे लिख देते हैं, यू इक्वल टू हाफ, और एल की जगह लिखेंगे आप म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। और इसको भी आप ऐसे कर देंगे, इसको होल स्क्वायर ओपन कर दो, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा इंटू एन का स्क्वायर हो जाएगा। देखो इस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कट हो गया। तो आपके पास जो मैग्नेटिक एनर्जी आ गई इन टर्म्स ऑफ बी, तो कितनी निकल के आ रही, देखो बी स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और क्या आ गया, ए आ गया, और देखो एल आ गया,
बी स्क्वायर आ गया, ए आ गया, एल आ गया और अपॉन में 2 आ गया और एक म्यू नॉट यहाँ पे बच गया था। इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक एनर्जी निकल के आ गई फॉर द सॉलिनॉइड। ठीक होगी बात। अब ये तो हमने देखो एरिया और लेंथ के टर्म में निकाल दी ना। अब आगे वो क्या बोल रहा है भाई, आगे देखो पहले हम इसको एनर्जी को थोड़ा सही भी कर सकते हैं, हम एनर्जी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने वहां पे निकाली थी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो हमने पढ़ी होगी जब हमने कैपेसिटर वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें लास्ट टॉपिक जो था वो था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जिसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी कहा। ऐसी ये एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड हो गई या फिर ये मैग्नेटिक एनर्जी हो गई, ये हमने इतनी तो निकाल दी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब मैं आपको बताता हूं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है, देखो इसको मैं यू डी लिख दिया मैंने। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरीके से इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। जैसे हमने वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, द मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको यू बी से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो आप, यू बी से, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो यू बी से रिप्रेजेंट कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा यू बी अपॉन बी। द मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे यू बी की वैल्यू रख देंगे। तो देखो यू डी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये यू डी बराबर यू बी की वैल्यू हमने रख दी बी स्क्वायर ए एल और अपॉन में रख दिया यहाँ पे 2 म्यू नॉट। और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को भी आप एरिया मल्टीप्लाई लेंथ करके लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। अब एरिया लेंथ से एरिया लेंथ गया, तो एनर्जी डेंसिटी जो आपके पास निकल के आ गई वो आ गई बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। देखो आपका एक्चुअल आंसर जो है ना, जो आपका एक्चुअल आंसर है वो ये है, क्योंकि उसने एरिया और लेंथ और बी भी आना चाहिए, ए भी आना चाहिए, एल भी आना चाहिए, तीनों आ गए। ठीक। और अगर आप एनर्जी डेंसिटी की बात करें एल बी के टर्म में पूछ दे, तो आप इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकें। तो ये आपका ये था एग्जांपल नंबर 6.9 का पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन क्या, उसको पढ़ते हैं। हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब इसको आपको क्या करना है, कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी से कंपेयर करना है। वैसे कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी तो ये होती है, लेकिन हम यहाँ पे इसके हिसाब से इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे म्यू नॉट का टर्म लाएंगे ना। देखो इस वाले को कंपेयर करते हैं, देखो ये तो जो भी था आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको, हम इसको कंपेयर करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमने यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी निकाल दी। क्योंकि लास्ट फॉर्मूला जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, इस वाले डेरिवेशन में, जो जहां पे हमने ये वाला डेरिवेशन पढ़ा था, उसमें एनर्जी डेंसिटी ही थी। तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म में लिखते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म में आप कैसे लिखोगे ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है, फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गई, देखो एनर्जी डेंसिटी आ गई बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब हमने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म में लिखना है। तो आपको मैंने कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग बताया होगा ना, हमने मैग्नेटिज्म और मेटा वाला चैप्टर पढ़ा था ना जब, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग में क्या था आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे एप्सिलॉन नॉट होता है, वो मैग्नेटोस्टैटिक का 1/म्यू नॉट होता है, और भी बहुत सारे टर्म थे, लेकिन अभी हमको यहाँ पे सिर्फ ये यूज करना है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग समझनी है कि कौन सा टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैग्नेटोस्टैटिक के कंपेरेबल है, तो उस चीज को आपको वहां पे वो वीडियो देखनी पड़ेगी जहां पे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग बताया है मैग्नेटिक क्या था, मैटर एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। ठीक होगी बात। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग में आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि 1/म्यू नॉट की जगह आपको ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पुट कर देना है। और देखो ये तो आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला नया निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सॉल्व कर रहे हैं वहां, तो एनर्जी का फॉर्मूला जो नया निकल के आ जाएगा, तो बी की जगह तो ई आ जाएगा, अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा। अब ये 1/म्यू नॉट की जगह हम एप्सिलॉन नॉट रख देंगे इस तरीके से। तो आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बनना ना, वो ऐसा बनना, देखो 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये है आपका फॉर्मूला जो आपका ऑप्शन नंबर बी था। उसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल आपके लिए रहने वाला है, पेपर में ये एग्जांपल ज्यादा पूछते हैं। देखो इस चैप्टर्स में हमने बहुत सारे एग्जांपल तो करे हैं ना, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जब हमने एग्जांपल नंबर 6.2 और 6.3 करा था, वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। और एक हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था ऑफ द 2 कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल का, वो भी एक एग्जांपल था। जब हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात पढ़ा, उसमें एक एग्जांपल था, म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक एग्जांपल था तुम्हारे पास 2 कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल का, वाला एग्जांपल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरीके से ये वाला एग्जांपल भी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6.2 हो गया, 6.3 हो गया, और वो 6.8 की बात कर रहा हूं, जो 6.8 था लास्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला, और ये वाला 6.9। तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ, 6.2 हो गए, 6.3 हो गया, 6.8 हो गया, और 6.9 हो गया। बाकी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन ये जो 4 एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, 6.2, 6.3, 6.8 और 6.9, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके लिए रहने वाले। तो इन 4 एग्जांपल पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बार बार इनको आप लिख के रिटर्न करके क्या करें, इनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, आपको फिजिक्स में क्या करना है, लिख लिख के जब प्रैक्टिस करनी है, समझने की कोशिश करनी है। जैसे आपको कोई जब भी आप, मैंने आपको और चीज भी बताई थी, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं, पहले उससे रिलेटेड उसका एक बार डेरिवेशन जरूर देख ले। देखो देखने से तो काम नहीं चलेगा, आप उसको पेन चला के अगर लिख लेना, एक बार डेरिवेशन को समझ ले, फिर आप उससे रिलेटेड एग्जांपल करें, तो आपको जो है फिजिक्स जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।